दोस्तों नमस्कार, मैं कैप्टन एसआर। दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो आप लोग इंक्वायरी में पूछते हो अबाउट सीपीएल ट्रेनिंग। तो बिकॉज मैंने ये देखा है कि जो क्वेश्चन से स्टूडेंट पूछते हैं फ़ोन कॉल पर या मैसेज पर, उनमें से 80% क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, कुछ 20% क्वेश्चन होते हैं वही डिफरेंट होते हैं। तो जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की जाएगी। और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप यहाँ पर वीडियो में कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8743826737। एंड रिसेप्शन की बात करें तो यहाँ का नंबर है 9311203737। और इसके अलावा हमारे बारे में जानना है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वेबसाइट एड्रेस pilottraining.in या captesr.com। इसके अलावा हमारे एड्रेस की अपन बात करें तो एकदम सिंपल सा एड्रेस है। आप रामफल चौक सेक्टर 7 द्वारका दिल्ली में आते हो तो आप जैसे ही लेफ्ट राइट देखते हो तो आपको दिख जाता है E511 सेकंड फ्लोर नियर रामफल चौक सेक्टर 7 द्वारका। यानी रामफल चौक से आपको बिल्कुल भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। आप जैसे ही रामफल चौक पे उतरते हो ऑटो से या कार से, वैसे ही लेफ्ट राइट देखते हो आपको ऑफिस दिख जाता है, सेकेंड फ्लोर पर ऑफिस है। अब दोस्तों आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर, जिसमें अपन देखते हैं कि स्टेजेज ऑफ कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। तो कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग बेसिकली 2 स्टेजेज में होती है। पहला ग्राउंड ट्रेनिंग होता है एंड दूसरा फ्लाइंग ट्रेनिंग होता है। अब इस तरह वैसे तो एक दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा 10 से 15 मिनट का, उसमें ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी कि क्यों आपको पहले ग्राउंड ट्रेनिंग कंप्लीट करनी चाहिए। लेकिन बेसिक सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि आप पहले ग्राउंड ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, यानी पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते हो, तो ये आपको लेस एक्सपेंसिव पड़ता है। यानी मेरे ख्याल से कम 2-3 लाख रुपये आपके आराम से बच जाते हैं। टाइम सेविंग भी होता है, यानी 3 से 6 महीने आपके वेस्ट हो सकते हैं। आप डायरेक्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो 3 से 6 महीने वो भी आपके बच जाते हैं। और इसके अलावा आप पहले ग्राउंड स्टडी कंप्लीट करते हो तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाते हैं। और एक बार एग्जाम पास कर लेते हो तो ये एग्जाम्स आपके स्टूडेंट पायलट लाइसेंस इश्यू होने के लिए भी यूजफुल है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस इश्यू होने के लिए भी यूजफुल है, साथ में कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए भी यूजफुल है। जबकि आप डायरेक्ट एडमिशन फ्लाइंग क्लब में लेते हो तो वहाँ पे कम से कम 2 महीने की आपको ग्राउंड स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद में ही आप SPL ओरल एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन आप पहले से ही ग्राउंड स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, सारे एग्जाम पास कर लेते हो, तो फ्लाइंग क्लब में जाते ही मेरे को लगता है कि 3 दिन में आपका SPL इश्यू हो जाता है और चौथे दिन आप फ्लाइंग ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। उसमें इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने वेट करना पड़ेगा ग्राउंड पर, या फिर ग्राउंड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और इसका एक और एडवांटेज होता है, ये फॉरेन ऑप्शन है, ये भी आपके लिए खुला रहता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेते हो तो आपको कुछ 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, मतलब इतनी फ़ीस पहले से वहाँ पे जमा करवानी होती है। उसके बाद में जब आपको चीज़ें समझ आती है कि यार मैं तो मतलब नया था, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए मैंने एडमिशन ले लिया बाई मिस्टेक, मैं तो उस पर्टिकुलर फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेना चाहता हूँ, या फिर US में फ्लाइंग ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, या साउथ अफ्रीका में करना चाहता हूँ, या फिर न्यूजीलैंड में करना चाहता हूँ, तो आपके वो ऑप्शन या तो ख़त्म हो चुके होते हैं, या फिर ऑप्शन ख़त्म नहीं हो चुके तो जो आपकी मनी है वो विड्रॉ होने के बहुत ही कम चांसेज होते हैं। क्योंकि 70-80% केसेस में मैंने ये देखा है कि फ्लाइंग क्लब आपके चक्कर लगवाता रहता है एंड फाइनली वो एक आपको लंबी सी रसीद पकड़ा देते हैं, जिसमें 1-2 लाख रुपए आपके एडमिशन फीस काट लिया, 1-2 लाख रुपए आपका रजिस्ट्रेशन फीस काट लिया, ग्राउंड स्टडी फीस काट लिया, और उसमें DG से भी आपकी कुछ ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाता। बिकॉज मैंने देखा है कि DG से भी अपने हाथ खड़े कर देता है ऐसे केसेस में कि फाइनेंशियल चीज़ें हम नहीं देखते हैं। ये इंडिया में एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चंस में स्टूडेंट नॉर्मली पूछते हैं कि मतलब एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कि मैंने अपना जो 10+2 है वो कर लिया है, या रिजल्ट मेरा अभी आने वाला है, तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए, ग्राउंड क्लासेज में कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसका एकदम सिंपल प्रोसीजर होता है कि एडमिशन नॉर्मली यहाँ पे डायरेक्ट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक बैच में हम 10 से ही स्टूडेंट रखते हैं। तो 10 स्टूडेंट से यदि ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो हमें एंट्रेंस एग्जाम लेना पड़ता है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से एडमिशन होते हैं। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की अपन बात करें तो इसमें कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक आपका आधार कार्ड हो गया, दूसरा 10th 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स हो गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि मेरा यदि रिजल्ट नहीं आया है, या मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, या सर्टिफिकेट्स अभी नहीं आए हैं, तो क्या मैं एडमिशन ले सकता हूँ। तो ऑब्वियसली आप एडमिशन ले सकते हो, बिकॉज आप जब तक आपकी मार्कशीट रिजल्ट आता है, मार्कशीट आती है, सर्टिफिकेट्स आता है, तब तक आप अपनी जो ग्राउंड स्टडी है उसके 1, 2 या 3 सब्जेक्ट आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो घर पर बैठकर टाइम वेस्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, और हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं। अब ये जो ऑफलाइन क्लासेज हैं, मतलब इनमें आपकी ग्राउंड क्लासेज तो स्टार्ट हो ही जाती हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई एडवांटेज होते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और
फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रहता है तो ऑब्वियसली आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी या व्हाट्सएप पर भी। अब एड्रेस प्रूफ की बात करते हैं। एक एड्रेस प्रूफ देना होता है जो आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, या जो इलेक्ट्रिक बिल होता है वो भी वैलिड होता है। इसके अलावा एक फ़ोटो, इसकी सॉफ्ट कॉपी फ़ोटो यहाँ पे भी ले सकते हैं, वहाँ से लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और फ़ीस जमा करवानी होती है। अब फ़ीस में मतलब कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर फ़ीस के बारे में थोड़ा सा आगे आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। फ़ीस के मैं यहाँ पे मोड की बात करूँ तो आप मतलब कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मतलब सभी तरीके ओपन होते हैं। वेबसाइट के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं या गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सारे ऑप्शन खुले होते हैं। एंड इसके जो अमाउंट की अपन बात करें तो इसका अमाउंट भी वेरिएबल होता है एक्चुअली। जैसे बेटियां होती हैं है ना, उन्हें कई बार 10%, 15%, 20% डिस्काउंट दिया जाता है। या जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं जिनकी 12th में 90% होती हैं, 80% होती हैं, तो कई बार उनको भी 10% या 20% इस तरह का डिस्काउंट दिया जाता है। यानी जो भी जीनियस स्टूडेंट होते हैं ऑब्वियसली प्रायोरिटी उनको दी जाती है। और जैसे ही एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट, तो यदि किसी ने क्लास 2 मेडिकल पहले से करवा लिया है तो बहुत ही अच्छा है। यदि कंप्यूटर नंबर के लिए भी अप्लाई कर दिया है तो बेस्ट है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि अप्लाई नहीं किया है तो हम ही लोग यहाँ से क्लास 2 मेडिकल करवा देते हैं, उसकी हम लोग कोई भी फीस चार्ज नहीं करते हैं। साथ में इसकी एनरोलमेंट नंबर यानी कंप्यूटर नंबर की बात करें तो इसके भी हम अप्लाई करने की कोई भी फीस चार्ज नहीं करते। एक बार एडमिशन स्टूडेंट का हो जाता है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही हो जाती है। तो ये जो तीनों प्रोसीजर है, एक ग्राउंड क्लास का हो गया, दूसरा मेडिकल का हो गया, तीसरा आपका कंप्यूटर नंबर का हो गया, ये साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो पूछते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं क्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी परेशानी होती है। परेशानी इसलिए होती है कि आप पायलट बनने वाले हो, आप एविएशन में कैरियर बना रहे हो, आपके भविष्य का सवाल है, आपके कैरियर का सवाल है, पेरेंट्स की मतलब एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट मतलब इतनी मनी का सवाल है, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख मतलब इतने आराम से खर्च हो सकते हैं। फिर भी आप लोग कुछ 20,000, 50,000 बचाने के लिए हमेशा ऑनलाइन का सोचते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि आप ऑनलाइन में वो सब अचीव कर सकते हो जो ऑफलाइन में। बिकॉज दिक्कत क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मेरे स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ें, है ना। मैं हमेशा ऑफलाइन क्लासेज को ही प्रेफर करता हूँ। अब ऑफलाइन क्लासेज को प्रेफर क्यों करता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास आप जब करते हो तो एक तो आपका जो फेस है वो एक्चुअली हमें जो इंस्ट्रक्टर होता है उसको फेस रीड करना होता है कि कौन सा स्टूडेंट है, उसे कौन सा टॉपिक समझ आ रहा है या कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। जबकि ऑनलाइन में क्या होता है कि हम आपसे पूछते हैं हाँ बेटा समझ आ गया, तो पक्का आप यही बोलोगे हाँ सर समझ आ रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि लास्ट में पता चलता है कि कुछ भी समझ नहीं आया। और मैक्सिमम लोग हैं वो क्या कर रहे होते हैं, या तो खाना खा रहे होते हैं, या बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं, या मार्केट में घूम रहे होते हैं और मोबाइल ऑन किया होता है ताकि सर को लगे कि पढ़ाई अच्छे से हो रही है बच्चे की। एक्चुअली रियलिटी ये है। तो आप लोगों को लगता है कि आप 50,000 रुपये बचाकर बहुत बड़ा तीर मार लोगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आपका जो कैरियर है वो शुरू होने से पहले ही स्पॉइल हो सकता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग ऑफलाइन क्लास को ही प्रीफर करें। अब यहाँ पे एक और दिक्कत आती है कि आप लोगों की एज है वो कम होती है, कुछ 16 ईयर्स के भी हो सकते हैं, 17 ईयर्स के भी हो सकते हैं। तो थोड़ा प्रॉब्लम सेफ्टी का आता है। ये पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है। पेरेंट्स फिर से यही पूछते हैं कि सर सेफ्टी का क्या है, हमारे बच्चे कभी बाहर रहे नहीं है। तो सेफ्टी का एकदम सिंपल सा है। यहाँ जो भी पीजी होते हैं, हम जो पीजी दिलवाते हैं वो यहाँ से ऑफिस से हार्डली 100 मीटर की रेडियस में होता है। और 100 मीटर की रेडियस में होता है तो एक तो स्टूडेंट को हम इतना इनफ टाइम देते ही नहीं है कि वो पीजी में रहे या मौज मस्ती करे, इस तरह का टाइम बिल्कुल भी नहीं देते। सुबह से शाम तक ऑफिस में रखने की कोशिश करते हैं। अब सुबह से शाम तक कैसे रखते हैं, सपोज आपका नेविगेशन की क्लास है, नेविगेशन की क्लास का टाइम है सपोज 10 to 12 यानी 2 घंटे का। तो उसके बाद में 2 घंटे आपको यहाँ पे डाउट सेशन भी रखा जाता है जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और उसके बाद में आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, किसके लिए, लंच के लिए। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आपको लंबे टाइम के लिए यदि पूरे दिन के लिए छोड़ दिया जाता है पीजी में तो आपकी मस्ती शुरू हो जाती है। उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट अपन ले लेते हैं, हो सकता है 4 बजे से दूसरी क्लास हो या शाम को 6 बजे से क्लास हो। तो हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट इतना बिजी रहे कि इसे इधर उधर की जो मस्ती टाइप की चीज़ें हैं या रिस्क लेने वाली जो चीज़ें हैं या सेफ्टी से जो कंप्रोमाइज़ है उसका चांस ही नहीं मिले। इवनिंग में जाए 5-6 बजे और 7 बजे और जाके आराम से डिनर करे और सो जाए। और लेकिन फिर भी यदि किसी को ऑनलाइन क्लासेज ही चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस फिलहाल हमारे इसमें जो नेविगेशन है एंड रेगुलेशन है इसमें पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हमें बार बार टेस्ट लेने होते हैं, है ना। जैसे नेविगेशन की अपन बात करें तो इनिशियली नेविगेशन एंड रेगुलेशन में वीकली टेस्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम क्लोज आ जाता है तो इसका सिलेबस बड़ा है तो हमें 1 हफ्ते में 3 या 4 टेस्ट भी लेने होते हैं। तो नंबर 1 ये चीज़ हो गई। नंबर 2
कि आप जब भी किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे नेविगेशन एंड टेक्निकल के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। आपका नेविगेशन कमज़ोर रह जाता है तो रेगुलेशन या मेट्रोलॉजी कितना भी अच्छा हो, आपको दिक्कत होनी ही होनी है। नंबर 3, हम ऑफलाइन क्लास इसलिए भी देते हैं कि ऑफलाइन क्लास में आप एक तो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग का एडवांटेज ले सको, दूसरा आप जो भी मॉक टेस्ट है उसका एडवांटेज ले सको, तीसरा आपको जो डाउट सेशन होता है ना, उसको अटेंड कर सको, और चौथा एक्चुअली हमारा इंटेंशन होता है कि आप लोग यहाँ से जाने से पहले एक अच्छे ग्राउंड इंस्ट्रक्टर भी बन जाओ। तो ग्राउंड इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि आपकी क्लासेस सपोज 1 मंथ का नेविगेशन कोर्स है, अब उसमें से आप 15 डेज या 20 डेज की क्लास भी जब कंप्लीट आपकी हो जाती है तो जो डाउट सेशन होता है उसमें से जो आप चैप्टर जितने आप कर चुके हो कवर, वो सारे आपसे ही पढ़वाए जाते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। इनिशियली आप लोगों को दिक्कत होती है कि यहाँ पे सर भी हैं, यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं, मैं कैसे पढ़ाऊँ, लेकिन 2-3-4 दिन में आप मेंटली प्रिपेयर होकर आने लगते हो और आपका नॉलेज उस लेवल का होता है। मेरे किसी भी स्टूडेंट को देखो, आप लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसकी रील्स जाके देखो, आपको कहीं से 1% भी ऐसा नहीं लगा कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ये कहीं से भी 1% भी अंडर कॉन्फिडेंट रहा होगा। और ये सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे ATPL बैच को भी पढ़ाते हैं और CPL बैच को भी पढ़ा कर गए हैं, जबकि वो खुद स्टूडेंट थे यहाँ पे। मतलब हमारे ATPL वाले स्टूडेंट जो आते हैं, जो एयरलाइंस पायलट होते हैं, वो भी देखकर चौंक जाते हैं कि सर ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके मतलब CPL वाले बच्चे भी हमें इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, और हमें तो बल्कि ज़्यादा मज़ा आता है जब हमें स्टूडेंट पढ़ा रहे होते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि हमेशा हमारी जो ऑफलाइन क्लास होती है वो ऑनलाइन से 10 टाइम्स बेटर होती है। वजह मैंने सारी आपको बताई दी है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट और आपके डाउट सेशन, और उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको एज ए इंस्ट्रक्टर तैयार करना, एक इंस्ट्रक्टर के रूप में तैयार करना, जिससे आप ग्राउंड स्टडी करके, सपोज आपके पास CPL का भी पैसा नहीं भी है तो आप कहीं पर भी इंस्टीट्यूट खोल के या घर पर ट्यूशन पढ़ा के साल 2 साल में कम से कम 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपये इतने पैसे कमा सकें कि घर वालों पर कोई बर्डन नहीं आए। अब यहाँ पर दोस्तों फ़ीस की बात चल रही थी। फ़ीस का वैसे अमाउंट है, आप मैसेज से पूछे तो ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन हमारी जो फ़ीस है वो 2.5 लाख के आसपास में रहती है। बाकी ऑफ़र पे डिपेंड करता है कि मतलब जो बेटियाँ होती हैं उनको भी 10%, 20% मतलब परसेंटेज बेसिस डिस्काउंट दिया जाता है, और जो लड़के होते हैं उनको भी परसेंटेज बेसिस डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन डिस्काउंट उन्हीं को दिया जाता है जो पहले 5 कैंडिडेट्स होते हैं किसी भी बैच के, मतलब अभी तक की पॉलिसी यही है। बाकी बाद की जो भी पॉलिसी होगी कुछ चेंज होगी तो मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। अब क्वेश्चन होता है कि जो सपोज़ कि हम 2.5 लाख आपसे चार्ज कर रहे हैं, या 2 लाख चार्ज कर रहे हैं, या 3 लाख चार्ज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। बिकॉज जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको यूट्यूब अब एक्चुअली अपना चैनल चलाने से मतलब होता है, उनकी जो मेन इनकम सोर्स होता है वो यूट्यूब ही होती है। तो वो इतनी लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं कि पहले से ही जो 11th के बच्चे, जो 10th के बच्चे, जो 12th के बच्चे, उनका ब्रेन वॉश कर चुके होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आके उन्हें जितने क्वेश्चन पूछने चाहिए उनसे 10 गुना ज़्यादा तो ऑड क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो इसलिए मैंने पहले से ये लिस्ट तैयार करके रखी हुई है कि आप जो फीस जमा करवाते हो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको होती हैं। तो इसमें कंप्यूटर नंबर एप्लीकेशन होता है जिसकी हम कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते। दूसरा यूनिफॉर्म जिसमें होती है, इसमें एक T-शर्ट भी होती है, शर्ट भी होती है, पेंट भी होता है, आपके जो एपिलेट्स हैं ये भी होते हैं, साथ में विंग्स भी होती है और नेम प्लेट भी होती है। ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। फ़्लाइट कंप्यूटर यानी जो लेटेस्ट फ़्लाइट कंप्यूटर है CX3 वो इसी में कवर होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर इसी में कवर होता है। स्टडी मटेरियल यानी सारे नोट्स यहीं से लेने होते हैं, बाहर से आपको एक भी बुक नहीं खरीदनी होती। बाहर से सिर्फ आपको पेन एंड कॉपी खरीदनी होती है। यदि उसे भी खरीदने में आपको दिक्कत रहती है तो मैं ही मतलब हमारा जो इंस्टीट्यूट है वही आपको वो भी प्रोवाइड करवा सकता है। इसी तरह से थोड़ा सा आगे और बढ़ें तो आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो असाइनमेंट्स होते हैं, इनकी कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाती है। हर हफ्ते आपके इनिशियली एक वीक में एक बार टेस्ट होता है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम क्लोज होते हैं तो हो सकता है डेली आपका एक टेस्ट हो या फिर हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आपका एक टेस्ट होने लगे। तो इसकी कोई अलग से फ़ीस नहीं होती है। फ्लाइंग ट्रेनिंग गाइडेंस आपको मतलब डेली बेसिस पे दिया जाता है। 10 मिनट 15 मिनट के लेक्चर, सारे अपडेट्स आपको आगे से आगे मिलते हैं, जबकि ये चीज़ें हैं ऑनलाइन क्लासेज में पॉसिबल नहीं हो पाती। उसके बाद हम बात करते हैं एविएशन अपडेट्स। तो सारे जो भी इंडियन एविएशन है, जो वर्ल्ड एविएशन है, इसके बारे में एक एक फ्लाइंग क्लब के बारे में बताना, एक एक एयरलाइंस के बारे में बताना, तो ये सारा भी साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। और आप लोग कई बार पूछते हो ना कि सर मतलब कौन से फ्लाइंग क्लब में आप भेजते हो या कौन से फ्लाइंग क्लब में हमें जाना चाहिए। तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप लोग पहले से फ्लाइंग क्लब डिसाइड करो, या मैं दलाली करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हुआ हूँ। मेरा 15 साल का रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक किसी स्टूडेंट को
कहीं पे भी टाई अप करके पैसे के लिए मैं नहीं भेजा। आप 4 महीने 5 महीने यहाँ पर रहते हो, अपने आप आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, कौन सा फ्लाइंग क्लब अच्छा है, कौन सा ख़राब है, किस में कितने इंस्ट्रक्टर हैं, किस में कितने नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट हैं, है ना, किसकी लोकेशन टाउन में है, किसकी विलेजेस में है, कौन सा फ्लाइंग क्लब यूएस में है, कौन सा अफ्रीका में है, वीज़ा मिलने में कितना टाइम लगेगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, है ना, कन्वर्जन किस तरह से होगा। तो जब सारी चीज़ों में कॉन्फिडेंट हो जाते हो और साथ में आपकी ग्राउंड स्टडी कंप्लीट हो जाती है, तभी यहाँ से जाना बेटर होता है। और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाती। वैसे इंस्टीट्यूट वाले हैं फेंक तो लंबी लंबी देते हैं कि आपको सारे चीज़ सारा गाइड करेंगे यूट्यूब पर ही, लेकिन यूट्यूब के वीडियो हैं वो सत्य के नज़दीक नहीं होते, कहीं ना कहीं उसमें 20% 30% फैकोलॉजी होती ही होती है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं मैं यहाँ पे शेयर करता जा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये न्यू बैच की बात करें, जिसमें एक नए बैच की अपन बात करें तो एवरी 10 और 15 डेज में स्टार्ट होता है। तो आप जब भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कई बार महीने में 2 बैच स्टार्ट होते हैं, तो कई बार महीने में 3 बैच भी स्टार्ट हो सकते हैं, एंड आप उन्हें कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ड्यूरेशन का जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारे यहाँ पे ड्यूरेशन होता है 3 से 6 महीने का होता है। यदि आपका अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को 3 महीने में भी आराम से रैग मैट नेविगेशन और मतलब ये टेक्निकल सहित आराम से करवाए जा सकते हैं। लेकिन सभी स्टूडेंट का जो लेवल है वो एक जैसा नहीं होता। कई स्टूडेंट का ग्रास्पिंग पावर कम होता है, कईयों का अच्छा होता है। तो इसलिए ये जो भी रिटन एग्जाम्स है इनका अपन फिर भी 4 महीने का ड्यूरेशन मान के चलें तो ज़्यादा ठीक रहता है। और फिर आरटीआर को लो तो आरटीआर में एक्चुअली हम लोग पढ़ा तो देते हैं, लेकिन एग्जाम तो 2 महीने में एक बार होता है, तो इसलिए उसके अपन यहाँ पे 2 मंथ्स ही कंसिडर करेंगे। तो ये ड्यूरेशन आपका बनता है 6 मंथ्स। लेकिन फिर भी हम जो मेंबरशिप देते हैं बच्चे को वो 1 ईयर की देते हैं, जिसे 6 मंथ्स में एग्जाम यदि क्लियर नहीं कर सकते हैं तो उसके रिकॉर्ड के बेसिस पे या उसके करेक्टर बेस्ड एक्सटेंशन उसको मिल जाता है। लेकिन यदि किसी का रिकॉर्ड ख़राब होता है तो हमें फिर से उसको रिकन्सिडर करना होता है कि उसकी मेंबरशिप एक्सटेंड करनी है या फिर नहीं करनी है। कई बार ये जो 3 से 6 महीने हैं इसमें से जो इनिशियल कुछ टाइम होता है, 1 महीना 2 महीना होता है, ये इसमें भी कंप्यूटर नंबर अलॉटमेंट में भी निकल जाते हैं, बिकॉज अप्लाई करना हमारे हाथ में होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 20 डेज में भी कंप्यूटर नंबर अलॉट हो जाता है आपका डीजीसीए से, या फिर हो सकता है उसमें आपके 2 महीने भी लग जाएँ, 1 महीना भी लग जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा रखना होता है कभी कभार। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट का 15 डेज में ही कंप्यूटर नंबर आ जाए। अब दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो रिक्वायरमेंट की अपन बात करें तो रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे एक कि ग्राउंड क्लासेज की रिक्वायरमेंट। तो ग्राउंड क्लासेज की रिक्वायरमेंट में जैसे मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताई कि आपको 10th की मार्कशीट तो चाहिए, 10th बेसिस पे भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो ट्रेनिंग को। हालांकि एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज आप 10th पास करके यदि यहाँ पे सीपीएल ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो, ग्राउंड स्टडी ज्वाइन करते हो, तो हो सकता है आपको उधर यानी आपका जो स्कूल की जो स्टडी है उसमें इतना डिस्टर्बेंस हो कि आप उधर परसेंटेज से कुछ कंप्रोमाइज़ कर बैठो। तो एडवाइजेबल तो ये है कि आप 10+2 करने के बाद में ही सीपीएल ज्वाइन करें। लेकिन आप साथ में भी करते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन उसमें आप 1 by 1 सब्जेक्ट चलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको बराबर गाइडेंस मिलता रहता है। एंड आपकी फ़ीस होती है, जो 10th पास कैंडिडेट होते हैं उनकी 2 साल वैलिड होती है, और जो 12th वाले होते हैं उनकी 1 ईयर ही वैलिड होती है। एज की अपन बात करते हैं तो ग्राउंड ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए आपकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 16 ईयर्स होती है। और आपका इसके बाद में आप फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस इशू करवाना होता है फ्लाइंग क्लब में। उसकी भी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 16 ईयर्स ही होती है। पीपीएल की भी 16 ईयर्स ही होती है, सीपीएल की भी 16 ईयर्स ही होती है। यानी ग्राउंड ट्रेनिंग हो या फ्लाइंग ट्रेनिंग हो, उसको स्टार्ट करने की मिनिमम एज होती है 16 ईयर्स। लेकिन आप जब ट्रेनिंग कर लेते हो और जब आपका लाइसेंस इश्यू होता है तो इश्यू के लिए एसपीएल की तो वही सेम 16 ईयर्स ही होती है, बिकॉज एसपीएल तो आपका 1-1.5 महीने में इश्यू हो जाता है, या फिर आप ग्राउंड स्टडी करके फ्लाइंग क्लब में जाते हो तो 3 दिन में भी इश्यू हो जाता है। तो इसकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 16 ईयर्स ही होती है। बट पीपीएल के लिए मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होना जरूरी है, और सीपीएल की बात करें तो 18 ईयर्स होना जरूरी है। यदि 18 ईयर्स आपकी एज है तो ही आपका सीपीएल इश्यू होगा, अदरवाइज तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, चाहे आपने ग्राउंड स्टडी भी कंप्लीट कर ली हो, फ्लाइंग ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली हो। यहाँ पे थोड़ा तेज़ बारिश आ गई है और ये ओले गिरने की आपको आवाज़ आ रही होगी इस वीडियो में। अब दोस्तों, जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या इस तरह का है, तो उनका एक और क्वेश्चन होता है कि इसकी अपर एज लिमिट क्या है ग्राउंड ट्रेनिंग ज्वाइन करने की या फ्लाइंग ट्रेनिंग ज्वाइन करने की, या एडवाइजेबल क्या है। तो वैसे तो ये सारा डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड है।
यानी इस तरह का कुछ भी नहीं है, अपर एज लिमिट जैसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर यदि गाइड किया जाता है तो आप 45 की एज में भी कर सकते हो, 40 की एज में भी कर सकते हो। मैंने 50 की एज में भी CPL करवाया है और वो लोग भी आज एयरलाइंस में जॉब कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए जैसे हम लोग गाइड करते हैं वैसे ही चलने की ज़रूरत होती है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपकी 50 की एज भी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन आप यदि चाहते हो कि आप डायरेक्ट एयरलाइंस में ही फ्लाई करना चाहो, 320 फ्लाई करना है, बोइंग ही फ्लाई करना है, एयर इंडिया में ही जाना है, तो फिर आपको एज के बारे में थोड़ा सोचना होगा। यानी आपकी एज 33 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1, 1.5, 2 साल आपको फ्लाइंग ट्रेनिंग में लग ही जाते हैं आराम से। तो एडवाइजेबल तो बल्कि ये है कि 32 एज हो तो ठीक है। और यदि 32 से आपकी ज़्यादा एज है, सपोज 35 ईयर्स है, 40 ईयर्स है, 45 ईयर्स है, तो उस कंडीशन में जैसे ही आपका CPL होता है तो आपको चाहिए कि आप पहले किसी चार्टर्ड सर्विस में, है ना, या किसी कॉरपोरेट में, या किसी फ्लाइंग क्लब में, या किसी स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन करें, या किसी सेलिब्रिटी के यहाँ पे भी एयरक्राफ्ट होते हैं जो भी ट्विन इंजन होते हैं, टर्बोप्रॉप होते हैं, जेट इंजन होते हैं, उन पे ज्वाइन करें। उन पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस लें, पैसा आपको वही मिल रहा होता है जो एयरलाइंस में मिलता है। तो यदि आपको वही जॉब अच्छा लगता है तो आप उसी में कंटिन्यू रहें। लेकिन फिर भी आपका इंटेंशन एयरलाइंस में जाने का है तो 1500 या 1500 आवर्स का एक्सपीरियंस होने के बाद में आप ATPL के जस्ट रिटन एग्जाम भी क्लियर कर लेते हो तो एयरलाइंस आपको रेड कारपेट बिछा के आराम से लेती है, कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो कई लोग इस चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते, वो बच्चों को थोड़ा डरा देते हैं, नहीं आपका तो एडवाइजेबल नहीं है, 30 की एज हो गई है, 35 की एज हो गई है, 40 की एज हो गई है। इसमें सारा इंटरेस्ट के बारे में है। यदि आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पे एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, या चाहे आपकी एज 50 ईयर्स भी हो तो भी आप कर सकते हो। अभी दोस्तों रिटायरमेंट की अपन बात करते हैं कि आप कब तक काम कर सकते हो किसी भी एयरलाइंस में। तो यदि मल्टी क्रू एनवायरनमेंट है, यानी किसी एयरक्राफ्ट में एज पर DGCA रूल से 2 पायलट रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसमें 65 की एज तक आप काम कर सकते हो। बस से आपको मेडिकली फिट होना होगा। लेकिन यदि कोई एयरक्राफ्ट है वो सिंगल पायलट ऑपरेशन के लिए है तो उसमें आपकी जो अपर एज लिमिट होती है वो 60 ईयर्स होती है, इससे ज़्यादा के को अलाउ नहीं किया जाता है। तो इस तरह से जो नॉर्मली अपर एज लिमिट होती है वो 65 ईयर्स होती है। अब यहाँ पर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे एक बार फिर से आ जाता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एडमिशन लेते टाइम आपने फिजिक्स या मैथमेटिक्स पास किया हो 12th का। यदि आपने आर्ट स्ट्रीम से किया है, कॉमर्स स्ट्रीम से किया है, बायोलॉजी से किया है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं एंड अपनी ग्राउंड ट्रेनिंग है उसको आप शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग आपकी हेल्प करते हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को जो ओपन स्कूल है उससे पास करवाने में। ये कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे भी उसकी मतलब थोड़ा ट्यूशन होता है एंड आपकी अच्छी परसेंटेज बहुत ही आराम से बन जाती है। तो उस बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी एज़ पर DGCA इसकी रिक्वायरमेंट है 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट टू 10+2, है ना, विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बट ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे एडमिशन के लिए ज़रूरी नहीं है, बिकॉज जिसने भी 10+2 फिजिक्स से और मैथमेटिक्स से नहीं किया है उसे ओपन स्कूल से फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से करवा देते हैं। और यहाँ पे जो मैं इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ वो इसी तरह से होता है जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपने किया इन प्लेस ऑफ 10+2, तो उसमें आपके पास फिजिक्स या मैथमेटिक्स थी या नहीं थी, यदि है तो आपको अपना जो एजुकेशनल बोर्ड है उसे इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेना होता है एंड जो आपका कंप्यूटर नंबर एप्लीकेशन है उसके साथ में DGCA को सबमिट करना होता है। तो आपका जो कंप्यूटर नंबर है वो आराम से अलॉट हो जाता है, यानी एनरोलमेंट नंबर है वो आराम से अलॉट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड होती है 10+2 में। तो यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि DGCA की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपको कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिए तो आप 33% पे भी कर सकते हैं। आपके बोर्ड ने बस आपको पास किया हो, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में ग्रेस नहीं लगा होना चाहिए, यानी बाई ग्रेस पास नहीं होना चाहिए। आपको चाहे 35 नंबर है, 34 नंबर है, 33 नंबर है, लेकिन पास होना ज़रूरी होता है। लेकिन अपन कुछ एयरलाइंस की बात करें, जैसे इंडिगो की बात करते हैं, एयर इंडिया की बात करते हैं, विस्तारा की अपन बात करते हैं, तो इंडिगो नॉर्मली इसमें 50% मांगते हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, एंड एयर एशिया एंड विस्तारा की बात करते हैं तो 60% की डिमांड रखती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके वो 60% फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में होने चाहिए या फिर सारे सब्जेक्ट में होने चाहिए। ये सब चेंज होता रहता है, इनमें बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें हुई जो मैंने शेयर की, और आगे मैं आपको वो दूसरा वीडियो है मेडिकल वगैरह के बारे में मैं सारा उसमें बताना चाहूँगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि क्लास 2 मेडिकल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसा मैंने पहले भी बता दिया है कि आपको बस कलर ब्लाइंडनेस ना हो, कोई परमानेंट डिजीज़ ना हो,
और आपको जैसे डायबिटीज़ 2 टाइप की, मतलब इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी जो 95% स्टूडेंट होते हैं वो सारे फिट ही होते हैं, इसमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों ये हुआ आज का वीडियो, और इसमें जो भी रिमेनिंग जो भी टॉपिक्स हैं उनको अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आप लोग चाहते हो कि आपको कंटिन्यू इस तरह के वीडियो मिलते रहें, बराबर से गाइडेंस मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट में भेज सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि अभी एडमिशन चालू हैं, तो जो भी स्टूडेंट हैं जिनका भी 10+2 का रिजल्ट आ गया है या आने वाला है वो अभी एडमिशन ले सकते हैं। जो फर्स्ट 5 कैंडिडेट्स होते हैं उनको डिस्काउंट भी मिलता है, जो लड़कियाँ होती हैं उनको भी डिस्काउंट मिलता है।